सो हाय एवरीवन। मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक नई, एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। जब आज हमारे साथ है शशांक पांडे, जिसकी निमसेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 5 है। मेरा भाई है, भाई ने भाई बहुत बेस लेवल से तैयारी शुरू करी। तो किस तरह से उसकी जर्नी रही, कैसे भैया वो एक एवरेज स्टूडेंट से ऑल इंडिया रैंक 5 बना और एनआईटी ट्रिची में पहुंचा, आज पूरी जर्नी आपके साथ डिस्कस करेगा। आपको सेल्फ स्टडी की टिप्स बताएगा, लास्ट मोमेंट की टिप्स बताएगा और क्या आपको स्ट्रेटेजी रख के किस पेपर को अप्रोच करना है, उसकी सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शशांक के साथ। और एक छोटा सा सरप्राइज आप सबके लिए और है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो हाय शशांक भाई, स्टार्ट करते हैं तुम्हारी क्विक इंट्रोडक्शन से। हाय नमित, सबसे पहले थैंक्स तुम्हें मुझे वीडियो में इनवाइट करने के लिए ताकि मैं बच्चों को थोड़ी कुछ टिप्स दे सकूं। और जैसा कि मेरा है, मैं शशांक शेखर पांडे हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 5 थी निमसेट में। और मैंने बीसीए करा है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड आई एम फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रो था। ओके भाई। तो भाई अगर मैं आप सबको एक बार इसकी शशांक भाई की रैंक्स बताऊं, तो भाई जेएनयू में शशांक भाई की ऑल इंडिया रैंक 23 है, बीएचयू में ऑल इंडिया रैंक 8 है, महाराष्ट्र सीईटी एमसी के एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 17 है और निमसेट के अंदर ऑल इंडिया रैंक 5 है। सबसे पहले तो शशांक भाई बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये बहुत ही मेजर अचीवमेंट होती है अगर हम बात करें। और ये तभी हो पाता है, मतलब जब जैसे मैं बोलता हूँ ना सबको कि यार एक तुम निमसेट के पेपर की तैयारी कर लो अच्छे से, एक बार बेस बना लो, तो तुम सारे पेपर्स में रैंक निकाल सकते हो। तो यार उसका लाइव एग्जांपल तुम्हारे पास है शशांक भाई, जिसने भैया बेस को इतना स्ट्रॉन्ग करा आपने कि उसने हर एक बड़े बड़े एमसी के एग्जाम में, जैसे यार हम मैं हो गया, आशीष हो गया, जैसे बाकी हम सब हैं, हमने अच्छे अच्छे हर रैंक में अच्छी रैंक अचीव करी है। वैसे सेम भाई शशांक भाई ने हर एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक अचीव करी है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई शशांक भाई। पहले बच्चों को ये बताओ कि तुम्हारा क्या शेड्यूल रहता है डेली पढ़ने का, कि तुम कैसे मतलब पढ़ते थे, क्योंकि यार हमारा वो फेज था कि जब हमने देखा कि यार हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो कोविड का टाइम बीच में आया था, तो हम वो लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम कोविड का टाइम एक्सपीरियंस किया। कि अब सेम सिचुएशन बच्चों के साथ चल रही है कि एग्जाम वैसे ही पोस्टपोन्ड हुआ है और अब बच्चों को मतलब थोड़ा सा अनसर्टेन है कि एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। तो मैं चाहूंगा कि तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ कि क्या तुम्हारा कोविड के टाइम में क्या शेड्यूल था, कितने टाइम तुम पढ़ते थे और किस चीजों को मैनेज करते थे। या सो सो जैसा कि अभी नमित ने पूछा मुझसे मेरा शेड्यूल के बारे में, तो हमने 2020 के निमसेट की तैयारी करी थी। तो 2019 में तैयारी स्टार्ट करा था मैंने। तो फिर उस हिसाब से धीरे धीरे तैयारी चल रही थी। शेड्यूल था, सही चलता था। बाकी शुरू में तो थोड़ा अप डाउन होता है शेड्यूल में कि कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, तो ऐसा तो चलता है एक दो महीने। लेकिन फिर उसके बाद टाइट शेड्यूल कर लिया था हमने अपना। और स्टार्ट कर दी थी, मैथमेटिक्स पर ज्यादा फोकस रहता था शाम को। बेसिकली पहले बेस पर वर्क करा अपना। ये लॉग मॉड इनइक्वालिटी ये सब क्लियर करी ताकि मैथ्स में दिक्कत ना हो, क्योंकि ट्वेल्थ में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स, आई वाज नॉट सो गुड। तो उसके मुझे बेस पर वर्क अच्छे से करना था, तो बेस पर पहले वर्क करा, फिर कैलकुलेशन सुधारी अपनी। फिर शेड्यूल बना लिया था कि रेगुलर पढ़ना है। अगर रोज 4-5 घंटे नहीं पढ़ पा रहा तो 1-2 घंटे ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो ताकि स्टडी में फ्लो में रहे। फिर ऐसे ही होते होते मार्च आया, मार्च 2020। फिर उस वक्त लॉकडाउन का सीन होने लगा, वैसा पेंडेमिक आ गया था जिससे अभी तक हम लड़ रहे हैं। तो वो आया, राइट। उसके कारण काफी दिक्कत होना शुरू हुई। तो उस वक्त मतलब शुरू में तो वैसा कुछ खास बन नहीं पा रहा था कि घर पर आ गए अब कैसे होगा क्या होगा, काफी एंजाइटी होती थी शुरू में, शुरू के एक 1-1.5 महीने तक। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने शेड्यूल स्टार्ट करा अपना बनाना। तो उसके बाद रोज तो पढ़ना मतलब नेसेसरी था ही। जैसे किसी दिन क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए तो कॉपी लिया, देखने लगा ये फॉर्मूला है, ये ऐसे कौन सा ऐसे हैं। तो उससे ये मिलता कि स्टडी के फ्लो में भी है, टूट भी रही है पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि 1 महीने तक कुछ आया ही नहीं है, दिमाग में साफ हो जाए सब उदाहरण। तो फिर ये रोज पढ़ते थे, ऐसा नहीं है कि रोज 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं बैठे, रोज कुछ टाइम दे राइट दिया भाई। जाता था हम। उस तो उसके कारण ऐसे ही करते करते अप्रैल बीता बीता, फिर दिक्कत एक आ गई कि पता नहीं रहा था एग्जाम कब होगा। जैसा कि अभी करंट एस्पिरेंट्स को भी काफी दिक्कत हो रही होगी कि अभी जून का महीना चल रहा है और आपका एग्जाम होना होता तो तब रिजल्ट आ गया होता तो आप काफी परेशान हो रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आप बस मेन फोकस करो अपने पढ़ाई पर। एग्जाम जब होना होगा वो तो होगा, वो आपका हेडेक नहीं है। आपको मेन पढ़ाई पर फोकस करना है। उससे जो आप एग्जाम एग्जैक्टली। में जो आउटपुट दोगे तो वो आपकी, अभी ये एक ऐसा सिचुएशन है जिससे काफी कुछ डिपेंड करेगा आपको। क्योंकि अभी अगर आप तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए होगे, अगर अभी पढ़ाई छोड़ दे रहे हो तो काफी दिक्कत हो सकती है। पर अभी उन एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है कि जिन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी है, वो अब यूटिलाइज कर सकते हैं अच्छे से। आपके पास पूरा समय फ्री है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल कर दो। इस पेंडेमिक में स्ट्रेसफुल सिचुएशन काफी क्रिएट हो जा रहे हैं, तो उन सबको अवॉइड करो। बाकी आप पढ़ाई पर फोकस करो मेन। और रोज अगर 10 घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम 2-3 घंटे एक अपने डेली रूटीन में बना लो कि इतना देर मुझे मैथ्स पढ़ना है, इतने देर मुझे
रीजनिंग पढ़नी है ताकि आपका माइंड डाइवर्टेड रहे और आप काफी अच्छे से फोकस्ड रहो और एक स्टाइल जियो। और यही रहेगा कि अभी जो जिन्होंने पढ़ाई कर ली उनके लिए काफी अच्छा सिचुएशन है। बाकी एग्जाम्स के होने के तो चांसेस हैं, होंगे एग्जाम, ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम नहीं है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको बस मेन पढ़ाई पर फोकस करना है कि आप कैसे अपना रूटीन मेंटेन कर रहे हो। राइट। तो यहाँ पे शशांक भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, अगर आपने ध्यान से सुना हो कि यार अगर उसकी पूरे दिन में 4-5 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती थी तो वो एटलीस्ट 1-2 घंटे पढ़ता था। तो यही चीज़ आती है कंसिस्टेंसी की कि यार ये हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करनी। क्योंकि वो हमें पता है ना कि यार स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ मोर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, कि अगर एक बार तुम रुक गए, तो तुम्हें रुकने के बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा दोबारा शुरू करने के लिए। तो अगर तुम डेली के अंदर 4-5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो जैसे शशांक भाई ने बोला कि यार 1-2 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ो। अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हो तो फॉर्मुलाज़ को रिवाइज़ करो, पर कुछ ना कुछ करते रहो। कंसिस्टेंसी रखनी बहुत ज़रूरी है और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना है। आज के टाइम में तो वैसे भी हमारे को दिख गया है कि कोविड के टफ टाइम में हेल्दी लाइफ़स्टाइल की कितनी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो राइट भाई, आई गेस ये शशांक भाई जो तुमने शेड्यूल बताया ना, अपने 4-5 घंटे पढ़ने का, ये बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद शशांक भाई चलते हैं हम लोग प्रिपरेशन के ऊपर। जैसे तुम बता रहे हो कि तुम 12th में एक एवरेज बच्चे थे, फिर मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी से तुम बीसीए कर रहे थे, तुमने तैयारी स्टार्ट करी। मतलब क्या तुम्हारे लिए पहले अप्रोच थी? एनसीईआरटी मतलब जैसे हम बोलते हैं कि बेस बुक्स को कवर करना चाहिए, तो क्या तुम्हारी अप्रोच थी? कैसे तुम आगे बढ़े? और उसके बाद तुमने कैसे-कैसे मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे को यार प्रीवियस पेपर्स बहुत हेल्प करते हैं। तो प्रीवियस पेपर्स और एनसीईआरटी की बुक का तुम्हारे मतलब क्या रोल था प्रिपरेशन के अंदर? ओके। जैसा कि मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन 1 डेढ़ साल पहले निमसेट 2020 से। तो शुरू में तो उतना कुछ खास मैथ्स का आइडिया था नहीं, बाकी 11 ट्वेल्थ में बस ऊपर ऊपर से पढ़ा था, बोर्ड में पास होने के लिए एवरेज मार्क्स आए थे, उतना कुछ खास था नहीं। तो उसके बाद स्टार्ट जब मैंने करा तो काफी सिलेबस देखकर डर गया था कि ऐसे कैसे होगा, ये तो बड़ा टफ इंटीग्रेशन है इसमें और काफी जेई लेवल के भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। तो फिर स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा तो सबसे पहले मैंने आर डी शर्मा, जो कि एनसीईआरटी के लिए सब्जेक्टिव होती है, एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री होती है 11 ट्वेल्थ में, आर डी शर्मा, वो स्टार्ट करा था मैंने। तो उससे शुरू में मैंने लॉग देखा, मॉडुलस देखा, इनइक्वालिटीज देखी जो कि आगे काफी काम आई, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा। तो उससे धीरे धीरे, पहले तो नहीं होते थे क्वेश्चंस, पर धीरे धीरे आइडिया बनता गया, एक बेस बनता गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट काफी जगह यूज होंगे, सीधा फॉर्मूला नहीं अप्लाई होता है। तो ये सब करते करते धीरे धीरे बेसिक क्वेश्चंस मैंने पहले सॉल्व करे। टफ क्वेश्चंस को तो मैं देखता भी नहीं था उस वक्त, क्योंकि उन्हें देखकर बस कॉन्फिडेंस लूज होता था। तो इजी क्वेश्चन को मैं पहले उठाता था, उन्हें सॉल्व करता था। कैलकुलेशन में काफी दिक्कत होती थी, काफी एरर्स आते थे, उसके राइट। कारण प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते एरर कम हुए, स्पीड बढ़ती गई। कुछ बच्चों को स्पीड की इशू आती है कि भैया मेरा स्पीड नहीं बढ़ रहा, ये नहीं हो रहा, एक्यूरेसी नहीं आ रही है। तो उसका तो बस एक ही इलाज है कि आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। अब ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टफ क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या मेंस के ही कर रहे हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आप क्वेश्चन सॉल्व करो अच्छे अच्छे, इजी भी करो, तो उससे आप स्पीड बना सकते हो। बाकी और भी काफी कुछ होती हैं। तो बाकी बेसिकली एक मैंने बुक लिखी है तो उसमें भी मैंने काफी कुछ बताया है, निमसेट क्रैकर नाम की है। तो उसमें मैंने काफी कुछ इसमें बताया है कि आप कैसे स्पीड एक्यूरेसी पे अपने वर्क कर सकते हो, कैसे आप बेसिक मैथमेटिक्स, पहले बेस पर फोकस करना ही मेन है। ऐसा तो होता नहीं है कि बिना बेसमेंट बनाए हम फोर्थ फ्लोर फिफ्थ फ्लोर सीधा बना रहे हैं बिल्डिंग का, पहले हम फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं फिर सेकंड फ्लोर बनाते हैं, ऐसा होता है। तो बेसिकली वही करना है हमें। तो उस बुक में भी मैंने काफी कुछ बताया, आप उसे रेफर कर सकते हो, उसमें आप हेल्प आपको मिल जाएगी। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अमित भाई दे देगा, तो कोई दिक्कत तो है नहीं उसका। तो फिर ऐसा ही करते करते मैंने आगे की अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी धीरे धीरे। फिर मैं फर्स्ट लेवल क्लियर करा। फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अच्छे से, मुझे सीक्वेंस एंड सीरीज आ गई है, तो अब मैं ट्रिग्नोमेट्री पे फोकस कर सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री मुझे काफी टफ लगती थी सही बताऊँ तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फॉर्मूला सारे रट डाले। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में रटना, इंटीग्रेशन में रटना काफी जरूरी होता है। बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ऐसा है जहाँ मैथ में, यहाँ बहुत पर ऐसा है इम्पोर्टेंट जहाँ मैथ्स में रटना पड़ता है। तो फिर मैंने यहाँ पर फॉर्मूले रटे। उसके बाद फिर धीरे धीरे फॉर्मूले के बाद मेरी ट्रिग्नोमेट्री सही हो गई। फिर धीरे धीरे आगे के चैप्टर जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, कैलकुलस हो गया, इन सब पर फोकस करना शुरू किया। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने सीधा कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दिया या कैलकुलस स्टार्ट कर दिया, पहले मैंने बेसिक्स पर वर्क करा, उसके बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तब मैं फिर आगे प्रोसीड करा। राइट शशांक भाई, तो तुमने बिल्कुल सही यार ये बात जो बोली है ना कि एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बनानी है। जैसे शशांक ने बोला कि यार जब वो स्टार्ट करा तो बहुत मुश्किल होता था, तो उसने भाई बेसिक एनसीईआरटी और साथ में आरडी से सब्जेक्टिव उठाई। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सीधा बड़ी ऑब्जेक्टिव बुक के लिए नहीं जाना कि यार हम एमएल खन्ना कर ले या आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव सीधा कर ले, तो पहले बेस बिल्ड करा। भाई जैसे बोला ना, एक स्टेप हमारे को लेना होता है कि धीरे धीरे स्टेप लेंगे। ये नहीं करना होता कि हम बेस लेवल पे खड़े सीधा फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम सीधे जंप मार जाए कि तुम बेस लेवल पे तुम्हें टफ क्वेश्चन करने तुम सीधे जंप मार जाओ। तुम्हें एक एक स्टेप बाय चलना पड़ता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच जो होती है वो हमारे को हेल्प करती है, और यही होता है जब हम बोलते हैं कि यार हमारे को बेस
बिल्ड करना है। जैसे शशांक भाई ने पहले बेस बिल्ड करा, यार मेरे को लॉग सीखना है, मेरे को इनइक्वालिटी सीखनी है, फिर जाके मैं भैया क्वाड्रेटिक के या फिर आगे क्वेश्चंस करूंगा। और भैया फॉर्मूला रिटेंशन, तो भैया फॉर्मूला तो ऐसी है, तुम्हें बार बार करना है। कम से कम एक चीज को हमारे को 6 बार रिवाइज करना होता है कि वो हमारे को लाइफ टाइम के लिए फिट हो जाए। तो इसी के साथ जैसे शशांक भाई ने भी या बोला कि उन्होंने एक बुक लिखी है इसके ऊपर, तो निमसेट क्रैकर नाम की वो बुक है। यहाँ पे अभी उसका पॉपअप में आपको दिख जाएगा। अमेज़न पे ये बुक अवेलेबल है। बहुत ही भैया अच्छी बुक है। इसके अंदर पूरी स्ट्रैटेजी है शशांक भाई की, कैसे उसने भैया बेस लेवल से प्रिपरेशन स्टार्ट करी और कैसे आगे बढ़े। तो ये जो हम लोग एम लेके चल रहे हैं, बिल्ड करने का एमसीए की बेस्ट एमसीए कम्युनिटी, ये उसी के अंदर शशांक भाई की एक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन है कि भैया वो किस तरह से अपनी जो स्ट्रैटेजीज थी, अपने जो फॉर्मुलाज थे उस बुक में लिख के आपको समझा पाए कि मैंने किस टाइम पे क्या करा। ये शशांक भाई ने बोला कि पेपर से सब लोग स्टार्टिंग में बहुत डरते हैं, यार इसमें टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है। 2019 का पेपर ऐसा एग्जांपल है कि बहुत टफ था। यार उसके अंदर हमारे को अप्रोच बनानी होती है स्मार्ट वर्क की। जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि यार एक स्मार्ट वर्क होता है और एक हार्ड वर्क होता है। तो अगर शशांक भाई मैं तुमसे भी पूछूं कि निमसेट का जो पेपर है ना, वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सारे के सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, या ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को सबके सब क्वेश्चन छोड़ने हैं। तुम्हारे को उस 120 मिनट के टाइम में उस 120 मिनट 120 क्वेश्चन को नहीं देखना, तुम्हारे को वो देखना है कि वो कितने इजी क्वेश्चन जो है वो तुमसे ना छूटे। और अगर कोई एक आध टफ हार्ड क्वेश्चन छूट भी जाता है तो तुम्हारी रैंक को इतना मैटर नहीं करने वाला। तो मैं चाहूंगा शशांक भाई अब तुम थोड़ा अपना 2020 का एक्सपीरियंस बताओ पेपर का, कि कितने तुम्हारे राइट थे, कितने तुम्हारे रॉन्ग थे, क्या तुम्हारी पेपर के लिए स्ट्रेटेजी थी, और लास्ट मोमेंट टिप्स। जैसे अब बच्चे हैं कि भैया अब टाइम आ गया है मॉक देने का और एनालिसिस करने का। अब हमारे पास अप्रॉक्स कुछ अगर हम देखें भी तो 45 से 50 डेज हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम के अंदर होंगे, कि जिस तरह से नोटिफिकेशन आ जाएंगी या अब जैसे वैक्सीनेशन हो रही है, तो इतना हमारे पास अप्रॉक्स टाइम है कि हम देख सकते हैं कि अगस्त की स्टार्टिंग में भी पेपर हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि तुम थोड़ा बच्चों को एनालिटिक्स करने का तरीका और थोड़ा सा कि मतलब कि क्या तुम्हारा एक्सपीरियंस था, और अपने 2020 पेपर को एक्सप्लेन करो कि कितने तुम्हारे मतलब कैसे कितने मार्क्स में तुम्हारे को ट्रिची मिली। राइट। ओके ओके। हम्म। तो मैंने जब पेपर देना स्टार्ट करा 2020 का, मुझे याद है ऑनलाइन ऑनलाइन पेपर था। तो उधर मैं जब गया तो वहां पर सबसे पहले मैंने देखा मैथ सेक्शन खोला मैंने, तो मैंने पाया कि इस बार मैथ सेक्शन लग रहा है थोड़ा इजी है। मुझे ऐसा लगा था, मतलब आप जब पेपर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये टफ है, मीडियम है या इजी है। एक दो स्क्रॉल कर सकते हो या क्वेश्चन रैंडम ऑर्डर में पिक कर कर देख सकते हो, तो उससे चल गया। मैंने 5-6 क्वेश्चन देखे, तो 5 मिनट पहले मैं पेपर का एनालिसिस करा। मैथ्स के देखे, रीजनिंग के देखे, तो काफी एवरेज सा पेपर लगा। ऐसा नहीं था कि देख कर लगा कि बहुत टफ है या ऐसा कुछ है। तो फिर मैंने स्टार्ट करा कि ऐसा मैंने कुछ मन में नहीं बना था कि हाँ मुझे 45 क्वेश्चन है मैं करके रहूंगा, इतना नहीं करूंगा तो फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो इसलिए मैंने फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में क्वेश्चन के वेटेज को देख रहा था कि ये कैसा क्वेश्चन है, इसे छोड़ना है या आगे बढ़ना है, ये करना है। तो एक बार मैं फर्स्ट राउंड में मैंने मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, मुझे याद है मैंने 50 मिनट्स लिए थे। फर्स्ट राउंड में मेरे कुछ अप्रॉक्स 31 to 33 क्वेश्चन हो गए थे। फिर मैंने रीजनिंग पर प्रोसीड किया, 30 मिनट्स उसको दिए, उसमें 20 मिनट्स दिए, उसमें मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे। और फिर इंग्लिश कंप्यूटर को बाकी 15-20 मिनट में मैंने करा। और उसके बाद फिर मैं मैथ सेक्शन पे आया, मेरे पास उस वक्त 15 मिनट्स बचे थे, तो उसमें मैंने फिर जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, अब वो ऐसा होता है कि आप फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपसे ना अटेम्प्ट हो, सेकंड टाइम में मैंने अटेम्प्ट करा, वो मुझसे इजीली हो गए। तो उसमें मैंने टोटल मैथ्स में 49 क्वेश्चन करे एट द एंड ऑफ द पेपर, और मेरा पेपर 5 मिनट्स पहले हो गया था, तो फिर मैंने रिवीजन करने का भी टाइम दे दिया और लास्ट में एक दो क्वेश्चन सॉल्व करे मैथ्स के। तो 49 क्वेश्चन मैथ्स में करे थे, जिसमें से कि मेरे 2 रॉन्ग थे और 47 करेक्ट थे। रीजनिंग में 25 करा था, तो सारे सही थे। और मैं कंप्यूटर में आई गेस 7 क्वेश्चन करे थे और उसमें 2 रॉन्ग थे, और इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही 10 to 15 क्वेश्चन करे थे और उसमें भी रॉन्ग राइट। काफी कम ही थे। तो तो, तुम्हारे अप्रॉक्स मार्क्स तो कितने बने थे भाई? अप्रोक्सीमेट मार्क्स? अप्रोक्स मार्क्स मेरे, हाँ 700 प्लस समथिंग बने थे। और उसके कारण मेरी अच्छी रैंक आई। तो उससे मतलब आपको उसमें पेपर को देखकर आपको नहीं करना है कि मुझे हाँ 45 क्वेश्चन इसमें कर लेने हैं। आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोसीड करो, जो क्वेश्चन कर रहे हैं उससे कर लो, जो क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा है कि टफ है इसे छोड़ना है इसे छोड़ दो। ऐसा नहीं कि उस क्वेश्चन में फंसे हो और 15 मिनट्स गवा दिए, तो ये काफी दिक्कत हो जाती है। एग्जैक्टली यार, बहुत सही बात ये बोली है कि यार तुम्हारे को पेपर देख के अपने आप को एडजस्ट करना है। जैसे वो होता है ना कि हम लोग सिचुएशन देख के, बाहर का मौसम देख के चाहते हैं कि छतरी लेके निकले या ना निकले, वैसे ही पेपर देख के भैया अपनी स्ट्रेटेजी हमारे को बनानी होती है। तो 2019 का पेपर टफ था, तो उसमें यार जिन लोगों ने 24 क्वेश्चन या 22 क्वेश्चन करे हैं वो लोग भी एनडी ट्रिची के अंदर है। जैसे तुम्हारे भाई सीनियर्स हो गए, हम देखते हैं पंकज सर हो गए हमारे,
या फिर हमारे लक्ष्य भैया हो गए, तो उन सबने ऐसे ही करा कि भाई 20 22 23 क्वेश्चन करे हैं और 180 ट्रिची पहुंचे हुए हैं। तो पेपर टू पेपर डिपेंड कर जाती है चीजें कि यार तुम्हारे किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। यही सारी बातें जो है ना भाई शशांक भाई ने अपनी बुक में लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स भी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो ये जो बुक के अंदर ना शशांक भाई ने इन चीजों को डिटेल में कवर किया है कि कैसे कैसे हमारे को क्या करना है। क्योंकि जब हम लोग एक पेपर को समझ लेते हैं ना, दे लेते हैं, उसको क्रैक कर लेते हैं, तो हमारे पास भी एक विजडम आ जाती है। और यही हमारा एक्सपीरियंस होता है, जो मैं बोलता हूँ ना कि हमारे एक्सपीरियंस से सीखो कि हमारे से क्या गलतियां हुई या हमने क्या गलतियां करी, तो वो आप इस बुक के अंदर जाके देख सकते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हमने उससे कैसे ग्रो करा है। राइट भाई। तो शशांक भाई, अब मैं चाहूंगा थोड़ी सी लास्ट मिनट टिप्स जो बच्चों के लिए, मैं मतलब क्वेश्चन में पूछा था कि बच्चों के लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए। ओके, तो लास्ट मिनट जैसे कि अभी तो लास्ट मिनट ही चल रहा है आपके लिए, देखा जाए तो 1 महीने में हो सकता है आपका पेपर हो जाए, क्या 1.5 महीने में। तो अभी तो ऐसा तो है नहीं कि आप भी स्टार्ट ही कर रहा है प्रिपरेशन और आपको सब कुछ करना है। लगभग सबका 70%, 60 to 70% सिलेबस हो गया होगा। और इतना अगर हो गया है तो काफी इनफ है। जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस करके जाओ, आपको सब आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको अब लास्ट मिनट में यही करना है कि अब आप न्यू टॉपिक्स पढ़ने से थोड़ा अवॉइड करो अपने आप को। अगर आपका इनफ टॉपिक्स हो चुके हैं, कोई टफ टॉपिक उठा लिया और उस पर फोकस करने लगे और कंफ्यूजन हो गया, तो आप बेसिकली अब आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आप फोकस कर सकते हैं, या आप मॉक टेस्ट अगर कहीं से दे रहे हो तो उस पर फोकस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी बेनिफिट होते हैं हर साल। 10 to 15 क्वेश्चंस तो जेई मेंस से आते हैं, जो कि एक बुक आती है जेई मेंस की, उसको आप सॉल्व करना आप शुरू कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर साल 10 क्वेश्चंस तो अपने आप ही खुद ही रहते हैं। 2008 से लेकर 2020 तक अगर आप देखो तो इसमें अगर आप सॉल्व कर ले रहे हो, नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस अगर आते हैं, तो अगर आप तो क्वेश्चन भी निमसेट के सॉल्व कर ले रहे हो तो काफी एनफ हो जाएगा। आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर है और काफी हेल्प करेगा आपको। और मैथ्स के ही नहीं, रीजनिंग के भी क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, और कंप्यूटर के तो होते ही हैं। बाकी इंग्लिश तो बेसिकली ये कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, तो उसमें तो आप पे डिपेंड करेगा। बाकी इन तीनों सेक्शंस पे तो आप बिल्कुल अपना कमांड ले सकते हो। और राइट। ये अगर आपने कर रहा है, और लास्ट मिनट में आपको अब एकदम पैनिक नहीं होना है कि आप कोई नए टॉपिक उठा लिया। अब इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, और आप इंटीग्रेशन उठा लिया, आपसे लग नहीं रहा है, तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो टॉपिक मजबूत है उसे और मजबूत करो, जो थोड़ा वीक है उस पर भी फोकस करो हल्का फुल्का, जिसके कारण कि आप एक एवरेज बनाकर चलो कि हाँ इतने 50 to 60% तो मेरा हो चुका है सिलेबस, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको अब बेसिकली अब आपको कुछ फ्यू क्वेश्चंस जो होते हैं जो रिपीट करते हैं हर साल और थोड़े टफ होते हैं, उन पर अब आप फोकस करो, उन्हें सॉल्व कर लो 4 से 5 बार, कि आपको वहां पर फिर से सॉल्व ना करना पड़े। मैं आपको याद कर कि आप रट लो, अंधा रट लो उसे आप सॉल्व करो और उसे देखो कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ताकि आगे ये पूछे जाए तो ये अपने आप ऑप्शन देखकर ही आप टिक कर सकते हैं। बाकी आप जेई मेंस के क्वेश्चन याद कर सकते हैं 2016 तक के, क्योंकि 17-18 के तो अब नहीं आते हैं क्योंकि वो थोड़े टफ हो गए हैं। 2016 से तक आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। उस पर याद करने से पहले आप उसे पहले सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो आप सॉल्यूशन देखो, फिर आप याद कर सकते हैं। फिर राइट। उसके बाद आप मॉक टेस्ट देने पर ज्यादा फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मॉक टेस्ट देने पर फोकस करो, जिससे आपको थोड़ा लगे कि हाँ आपका कितना, मतलब आपका क्या अभी लेवल चल रहा है। और आप मॉक टेस्ट से एनालिसिस करो पेपर का, कि आप कहाँ मिस कर रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो। ये सब करोगे तो आपको काफी बूस्ट मिलेगा। जैसे कि मैं मॉक टेस्ट देता था तो मेरे 500 प्लस अप्रॉक्स बनते थे एवरेज, लेकिन एनालिसिस करने के कारण जब मैंने मेन पेपर दिया तो 200 मार्क्स इंक्रीज करे। तो मॉक टेस्ट काफी हेल्प करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स काफी हेल्प करेंगे। यही सब था। प्रीवियस ईयर पेपर का तो यार मैं बताऊं, एक बहुत ही मेजर रोल रहता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से एक तो पैटर्न क्लियर होता है, दूसरा ऐसा होता है कि यार बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। और अगर यही प्रीवियस ईयर पेपर्स को हमने 6 से 7 बार दे रखा है ना कि प्रीवियस ईयर पेपर को, तो होता है कि यार हम इतने फेमिलियर हो जाते हैं क्वेश्चंस के साथ में, ऐसे भाई कह रहा है ना कि यार रटने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर हमारे को आंसर ही याद हो जाते हैं। अब जैसे मेरा केस था कि यार मैंने 18 क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करे थे अपने पेपर के अंदर, उसमें 16 ठीक थे, 2 गलत हो गए। पर यार वो देखो, जो 2 गलत हुए उनको छोड़ के मेरा कितना टाइम बचा उन क्वेश्चन को डायरेक्ट टिक करने के हिसाब से। सेम चीज भैया शशांक भाई ने भी बताई, जैसे कि यार फर्स्ट राउंड में उसने भी 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन कर लिए। जब वो सेकंड राउंड में आया तो बचे हुए क्वेश्चन कर लिए, उसने चैलेंज नहीं लिया यार मैं क्वेश्चन तो करके ही जाऊंगा, करके ही जाऊंगा, करके ही जाऊंगा। ये चैलेंज हमारे को थोड़ा सा लेने से बचना है। जितने क्वेश्चन तुमसे फर्स्ट टाइम में बन रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम में करके टाइम बचाना करना है, क्योंकि यार ये पेपर वही है कि इसमें स्मार्ट वर्क वाला बच्चा ज्यादा निकलेगा। जेई वाला पेपर नहीं है कि यार तुम्हारे एक क्वेश्चन के लिए भाई 3 से 4 मिनट का अप्रॉक्स टाइम मिल जाता है, तो तुम्हारे को उस तरह की अप्रोच यहाँ पे नहीं लगानी है। ये सारी जो मैं अप्रोचेस बता रहा हूँ ना, ये सारी वजह शशांक की बुक में है। बहुत ही अच्छी बुक लिखी है शशांक भाई ने, और बहुत सारा R&D करा है आसपास अपने, और भी बहुत सारे टॉपर्स से डिस्कस करके इस बुक को लिखा है। तो बहुत ही भैया ये इफेक्टिव बुक होने वाली है आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। तो शशांक भैया, मैं थोड़ा ट्रिची का मतलब सीन करना चाहूंगा कि बच्चों को थोड़ा रहता है कि ट्रिची के बारे में, तो तुम्हारी क्या मोटिवेशन थी कि तुमने मतलब ट्रिची के लिए, और मतलब बच्चों को थोड़ा सा एनवायरनमेंट अगर बताओ, और अगर प्लेसमेंट्स की बात हो, थोड़ा फीस का अगर तुम रेफरेंस दे पाओ बच्चों को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। या ओके, तो जब मैंने एमसेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे
एनआईटी ट्रिची के बारे में पता था क्योंकि जब जेईई मेंस मैंने दिया था 2017 में, तो मुझे ये पता था कि ये कॉलेज सबसे बेस्ट है एनआईटीज में, ये आईआईटीज में की रैंकिंग में आता है, निफ्ट में अंडर 10 रैंक है इसका। तो ये सब मैंने देखा था ट्रिची के बारे में, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इसमें मैं जाकर पढ़ूंगा एक दिन। तो उसके बाद जब मैंने निमसेट की स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो मैं यूट्यूब पर देखता था कि एनआईटी ट्रिची का एमसीए कैसा है, बाकी यहाँ की कोडिंग कल्चर कैसा है, कोडिंग इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ के हॉस्टल्स मेस कैसे हैं, या कंप्यूटर लैब कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, ये सब मैं देखता था। तो ये देखकर काफी अच्छा लगता था कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करता हूँ, खुद का 100% दे हूँ, तो हो सकता है कि मैं यहाँ चला जाऊँ। तो उससे देखकर काफी सही लगता था। तो उसके कारण फिर मैं जब पढ़ता था तो फिर कभी-कभी जैसे डिमोटिवेट हो गया कि मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, ये नहीं हो रहा है। फिर मतलब मन में सोचता था कि अगर मैं अभी पढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, 6-7 महीने पढ़ ही लूँ तो क्या ही हो जाएगा, फिर मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ उसे कि कैसा यहाँ का कोडिंग एनवायरनमेंट है, काफ़ी अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा मुझे, तो ये मौका मैं कैसे गँवा दूँ? तो उसके बाद रहता था, बाकी जब मैं पढ़ता था तो मुझे याद है कि मेरे एक सीनियर थे, मैं उनसे हेल्प लेता था, अजय पांडे उनका नाम था। उन्होंने 2019 में दिया था, उनकी एआईआर 12 आई थी। तो वो बताते थे कि जब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ने पे फोकस करो, ऐसा नहीं है कि बस तुम सोच रहे हो पढ़ नहीं रहे हो कुछ, तो ऐसा ना करना तुम लोग। मतलब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ने पर फोकस करो। ट्रिची तो है ही, वहाँ पर जाने सबका ही सही अच्छा लगता है। तो लेकिन आप जब पढ़ रहे हो तो आप बस पढ़ने पर फोकस करो। कभी-कभी डिमोटिवेट हो सकता है, फील करो, तो आप सोच सकते हो कि आपको जिस भी कॉलेज, ट्रिची या आपको सूरतकल जाना है, मैंने एनआईटी जाना है, कैलीकट जाना है, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन लगेगा। बाकी अब एनआईटी ट्रिची का अब कोडिंग कल्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। यहाँ पर सीनियर्स हमारे काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये हमें, मैंने तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग की नाम भी नहीं सुनी थी। मैं बीसीए लखनऊ यूनिवर्सिटी से करा था, तो वहाँ कोई कोडिंग कल्चर वैसा कुछ खास था नहीं। तो मैं यहाँ पर आकर देखा हैकर रैंक, कोडशेफ, कोड फोर्सेस पर हम लोगों ने कोडिंग करनी शुरू की। अब काफ़ी धीरे-धीरे तो ग्रो कर रहे हैं, स्लो ही ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ग्रो कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह का अगर आप पूछते हैं बच्चे की प्लेसमेंट्स कैसी होती है या इंटर्नशिप कैसी होती है, तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं, अमेज़न आती है, माइक्रोसॉफ्ट आती है, डीई शॉ आती हैं, गोल्डमैन सैक्स आती है, काफ़ी अच्छी-अच्छी कंपनियाँ आती हैं। बाकी एवरेज प्लेसमेंट भी 10 टू 12 के अराउंड रहता है। हाईएस्ट पैकेज भी पूछो तो वो भी चला जाता है 50 लाख पर एनम के अप्रॉक्स। तो काफ़ी अच्छा, इधर अगर आप आ जाते हो तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगा, जहाँ पर आप अपना काम करके जितनी ऊँची हो सके उतनी ऊँची मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना सकते हो राइट भाई, अपने बहुत लिए। सही बात करी और मतलब मेरे को लगता है बच्चों को पूरा जोश से भर दिया होगा और साथ ही साथ अगर तुम्हारे को शशांक जैसे सीनियर्स मिलेंगे तो और भाई कि तुम्हारा भैया कोडिंग एनवायरनमेंट अगर थोड़ा कम भी है तो तुम और बूस्ट मिलेगा और तुम्हारे को और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो भाई शशांक भाई थैंक यू सो मच इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। शशांक भाई एक चीज और थी, जैसे कि तुमने अपनी बुक के बारे में बताया, तो बुक में सब चीजें हैं, तो मैं बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही साथ भैया इसके ऊपर शशांक भाई का लिंक्डइन का मैं लिंक डालूंगा, तो वहाँ पे शशांक भाई ने एक स्टोरी पोस्ट करी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हो। उसको जितना ज्यादा रीशेयर करोगे तो हो सकता है आपको भैया बुक के लिए डिस्काउंट कूपन भी कुछ है, तो कुछ लकी विनर्स जो होंगे उसके अंदर, जो शेयर ज्यादा करेंगे या जो कमेंट अच्छा करेंगे, तो शशांक भाई उनको वो भी दे रहे होंगे, राइट। तो इसी के साथ यार आज की इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ यार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ यार एक चीज यहाँ पे एक और मैं चीज कहना चाहूंगा, शशांक भाई ने बोला भैया हमारा मोटिव क्लियर होना चाहिए, चाहे अगर आपको मैनेट देखना है या फिर आप कैलीकट को देख रहे हो या फिर आप ट्रिची को देख रहे हो, आप सूरत को देख रहे हो, भाई अपना जो एम है उसके ऊपर पूरा फोकस रखो। पढ़ाई करते टाइम भैया फोकस से नहीं भटकना कि यार हमारा एम ये है, तो हम जब तक हमारा एम हमारे को मिल नहीं जाता तब तक नहीं रुकने वाले। बिल्कुल नहीं सोचना है कि यार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, मिल गया तो क्या होगा। बस अपनी पढ़ाई पे करने का टाइम है, इस समय का सबसे बेस्ट टाइम है, इसको हमारे को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कोरोना थोड़ा टफ टाइम था, हमारे टाइम पे भी था, हम भी डिमोटिवेट हुए। तो मेरा ये वीडियो सीरीज लाने का ये पर्पस ही ये है कि आप सब लोग भैया मोटिवेट रहते रहो, अलग-अलग टॉपिक से बात करो। जब पेपर का टाइम होगा तो मैं दोबारा से शशांक भाई एक बार तुम्हारे को इनवाइट करना चाहूंगा चैनल के ऊपर, ताकि तुम बच्चों को थोड़ा सा लास्ट मोमेंट को और बता पाओ और थोड़ा सा टिप्स दे पाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी मैं होप करता हूँ सबको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर भैया आपका भी ड्रीम कॉलेज एनआईटी ट्रिची है तो भैया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना और शशांक भाई की बुक को भैया जरूर रेफर करना, क्योंकि ये एक और स्टेप है हमारा एमसी के लिए बेस्ट कम्युनिटी बनाने का। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up, they say life's too tough.